नमस्कार। अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो अब बहुत ही कम दिन उसमें बच गए हैं। और हम लोग जो है आज से जो करंट अफेयर्स की क्विज है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो है आप देखोगे जो भी नेशनल करंट अफेयर्स हैं या फिर बिहार स्पेशल न्यूज है उस पर कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज ये पहला डे है क्विज का और इसमें जो है लगभग 10 क्वेश्चन जो है मैं लेकर के आया हूं, जो कि हमारे जो पिछले 1-2 महीने के जो करंट अफेयर्स है उससे जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इस क्विज को। और आप देखोगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि द सिक्स शेड्यूल अप्लाइज टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ, और यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जो छठी अनुसूची है संविधान की उसमें जो है पूर्वोत्तर के कौन से राज्य जो है इसमें शामिल हैं। और आपके पास ऑप्शन क्या है, असम, नागालैंड, त्रिपुरा और क्या है मिजोरम, और फिर क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश। और आपको बताना है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो अगर आप देखोगे कि 6 शेड्यूल की बात हो रही है, 6 शेड्यूल की, है ना, AM TM, है ना, 4 राज्यों के नाम है। और अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो असम का नाम जो है 6 शेड्यूल में है, ठीक है ना। किसका नाम नहीं है, तो आप देखोगे कि नागालैंड का नाम नहीं है। और यहां पर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश जो 5th ऑप्शन है उसका नाम यहां पर नहीं है। यानी कि सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो असम का नाम इसमें है, त्रिपुरा का नाम इसमें है, और यहाँ पर जो 4th है यानी कि मिजोरम। तो आप देखोगे यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 3 एंड 4। तो 6 शेड्यूल हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, हमेशा न्यूज में रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप सभी को पता है। आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, अब अगर देखें हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विथ रिफरेंस टू द रेजिस्टेंस फ्रंट। यहां पर बात हो रही है TRF की। विथ रिफरेंस टू द रेजिस्टेंस फ्रंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि बात हो रही है द रेजिस्टेंस फ्रंट की। और उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उसको आपको देखना है। 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन एबव इज करेक्ट। यानी कि जो नीचे दिए कथनों में से, यानी कि जो ऊपर कथन दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, उसमें से कितने कथन जो है सही हैं। तो देख लेते हैं। यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि इट इज एन ऑफशूट ऑफ द पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर ए तोयबा। यानी कि जो बात हो रही है किसकी, द रेजिस्टेंस फ्रंट की। और कहा जा रहा है कि यह जो रेजिस्टेंस फ्रंट है वो पाकिस्तान स्थित जो आतंकवादी समूह लश्कर ए तोयबा का ही एक शाखा है। तो बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने रेजिस्टेंस फ्रंट को के बारे में पढ़ रखा है। जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ बताया जाता है, और इसीलिए न्यूज में भी आया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसका हाथ है पहलगाम अटैक में, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह जो पाकिस्तान स्थित जो आतंकवादी समूह है लश्कर ए तोयबा उसी का एक शाखा है। और बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो पाकिस्तान स्थित जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तोयबा, उसी ने एक नया जो है क्या किया, संगठन का निर्माण किया, एक लोकल टच देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की मिलिटेंसी को, जिसको आप क्या किसके नाम से जानते हैं, TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा क्या है कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिक्लेयर द TRF अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट इन जनवरी 2023। मतलब कि गृह मंत्रालय ने जनवरी 2023 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत TRF को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है, ठीक है ना, घोषित किया है। और यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी क्या है, बिल्कुल राइट है। तो TRF जो कि धारा 370 को जब यहां पर चेंज किया गया, हटाया गया, उसके बाद आप देखोगे इसका जन्म हुआ था। और इसकी एक्टिविटी को देखते हुए, है ना, 2023 में आप देखोगे कि इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन
बता करके इस पर बैन लगा दिया गया। तो एक आतंकवादी संगठन इसको घोषित किया गया है यूएपीए के तहत, और ये कथन भी यहाँ पर सही है। तो दोनों कथन सही है, इसीलिए आप देखोगे इसका आंसर क्या निकल के आया, 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप सभी भी आप देखोगे, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप भी अपना जो आंसर जो है यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी बोथ, यानी कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही है। तो टीआरएफ के बारे में जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि मराठा जो फोर्ट्स हैं उनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, और यहां पर कहा जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू द मराठा फोर्ट्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब कि मराठा किलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। और यहां पर 4 किले दिए गए हैं, 4 किलों के नाम है, और ये बताया जा रहा है कि ये किले किस किस स्टेट में हैं, उनके सामने क्या दिया हुआ, उस स्टेट का नाम। और आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द पेयर गिवन एबव आर करेक्टली मार्क्ड, यानी कि ऊपर दिए गए जो युग्म है उनमें से कौन से युग्म क्या है, सही चिन्हित है। तो आप देख सकते हो कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जो मराठा जो किले हैं जिनको कि क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, तो आपको देखना होगा कि ये सारे आपको जो 10 साइट हैं उसके नाम आपको पता होने चाहिए, वो किस स्टेट से बिलोंग करते ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 किलो के नाम है ना, और देखा जाए तो पहला क्या है, प्रतापगढ़ फोर्ट, और उसके सामने लिखा गया है महाराष्ट्र। तो क्या प्रतापगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में है, अगर आप देखोगे तो ये कुछ मैंने आपको दे दिया है। तो प्रतापगढ़ फोर्ट कहां पर है, सतारा महाराष्ट्र, है ना। पन्हाला भी आप देखोगे कहां पर है, महाराष्ट्र में, है ना। सलहार भी आप देखोगे कहां पर है, महाराष्ट्र में। और जो गिंजी फोर्ट है वो कहां पर आप देखोगे, तमिलनाडु में। तो आप भी अपना आंसर देते रहिएगा, है ना। और यहां पर आप देखोगे, यानी कि जो पन्हाला का किला है उसके सामने क्या लिखा हुआ है, कर्नाटक। ऑब्वियसली ये मिला हुआ नहीं है। जो सहेल सहेल का जो किला है ना, वहां भी सामने क्या लिखा हुआ है, गुजरात, यानी कि ये भी सही तरीके से मिला हुआ नहीं है। यानी कि 2 और 3 तो यहां पर क्या है आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट क्या है आपका, प्रतापगढ़ फोर्ट ऑलरेडी महाराष्ट्र में है, सबको पता है। और जो गिंजी फोर्ट है ना, जिंजी फोर्ट, जो जिंजी फोर्ट है वो कहां पर है, तमिलनाडु में, यानी कि ये भी क्या है, सही तरीके से सुमेलित है। यानी कि आंसर यहां पर निकल करके आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 एंड 4। तो यहां पर आप देखोगे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो मराठा फोर्ट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, वो टॉपिक अपने आप में क्या है, काफी इंपॉर्टेंट। तो इसको अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस न्यूज को जरूर से जरूर देख करके जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे। किसी भी तरीके से आप देखोगे इसके क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया, यहां पर आप देखोगे, इसको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका हिंदी वर्जन सेकेंड पेज में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, धन धान्य कृषि योजना सबको पता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना भारत सरकार की, और ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू दी धन धान्य कृषि योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि धन धान कृषि योजना से जुड़े हुए कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। 3 कथन यहां पर दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स, और पूछा जा रहा है कि कितने कथन यहां पर क्या है, सही है। हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट गिवन एबव आर, है ना, करेक्ट। तो सीधे सीधे धन धान कृषि योजना को आपको रिवाइज करके जाना ही है, और 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज अ स्कीम टू डेवलप 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ 30 स्कीम ऑफ 11 मिनिस्ट्री। मैंने इसको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, और ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसी के तर्ज पर आप देखोगे धन्य धान कृषि योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। यानी कि जिस तरीके से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में देश के 100 ऐसे जिले जो काफी क्या है, पिछड़े हुए थे, उनको क्या किया गया, चुना गया था, और उनकी डेवलपमेंट के लिए एक बात कही गई थी। उसी तरीके से सरकार क्या करेगी, देश के 100 ऐसे एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं
जिले हैं जहां पर खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया जा सकता है, उन्हें चुन करके क्या किया जाएगा, वहां पर कृषि के विकास के लिए काम किया जाएगा। तो आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 है वो पूरी तरीके से क्या है, सही है, क्योंकि यहां पर बोला 36 स्कीम ऑफ 11 मिनिस्ट्री, ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि अलग अलग मिनिस्ट्री के अलग अलग स्कीम को मिला करके इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या है, राइट है। दूसरा क्या है, दूसरे में आपको दिक्कत हो सकती है, दूसरा क्या है, the scheme will be implemented for 10 year beginning with the current financial year 2025-26। ठीक है, यहां तक तो सही है कि हाँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 के इसकी शुरुआत होगी, ये सबको पता है कि इसी बार इसकी घोषणा की गई है, लेकिन 10 ईयर है या नहीं, है ना, 10 ईयर है या इससे कम है, तो ये 10 ईयर के लिए नहीं है बल्कि 6 ईयर के लिए आप देखोगे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि स्टार्ट होगा 2025-26 से। तो 10 ईयर तो बिल्कुल भी नहीं है ना, सीधी सी बात है। तो इसके कारण आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो क्या हो जा रहा है, गलत। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, फर्स्ट सही है। थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि द डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटी प्लान will be prepared by the district धन्य धान्य समिति headed by the chief minister। अब आप देखोगे धन्य धान कृषि योजना में क्या कहा गया कि जिलों में जो है जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम बनाया जाएगा उसके लिए आप देखोगे एक डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या किया जाएगा, धन्य धान समिति का गठन करेंगे और वो प्रपोजल देगी और उसको हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट। लेकिन आप देखोगे कि यहां पर लिखा जा रहा है कि जो समिति है उसको हेड कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर, जबकि यहां पर यह कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो इस समिति का क्या होगा, हेड होगा। यानी कि सीधे सीधे जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो क्या है, अपने आप में क्या है, गलत है। यानी कि दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, सही सिर्फ क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ओनली 1। क्या हो गया, ओनली 1। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो किससे जुड़ा हुआ है, धन्य धान्य कृषि योजना से। ये योजना जरूर पढ़ करके आप लोग बीपीएससी के एग्जाम में जाएंगे, क्योंकि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट क्या है, योजना है, और इस पर काफी फोकस कर रही है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा इन 3 स्टेटमेंट में 2 और 3 स्टेटमेंट जो है क्या है वो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। इसको हिंदी में मैंने दे दिया है, आप लोग जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं CBA, वाज रिसेंटली इन द न्यूज, है ना, और इट इज लेड बाय, यानी कि जो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र की घोषणा की गई है, जो चर्चा में रहा है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रशिया, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबको पता है, करंट अफेयर्स की क्लास में भी डिस्कस हुआ है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो लेड बाय द यूरोपियन यूनियन, है ना। यूरोपीय यूनियन के द्वारा जो आप देखोगे बाहर से आने वाले जो सामान है, जो ऐसे देशों से आ रहे हैं जहां पर जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के उतना ज्यादा काम नहीं किया जा रहा, उनके प्रोडक्ट पर क्या लगाया जाएगा, या पूरा का पूरा टैक्स लगाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोपियन संघ। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना, ऐसी न्यूज भी कभी कभी बीपीएससी पूछ लेता है, काफी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ओके, चलिए, तो ये कुछ छोटे क्वेश्चंस भी है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द पोर्ट सेक्टर हैज बीन कमीशन। पूछा जा रहा है कि हाल ही में बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है। अब ये प्लांट जो है वो किस पोर्ट पर जो है शुरू किया गया।
ठीक है, किस पोर्ट पर जो है शुरू किया गया। ठीक है, तो अपने ऑप्शन भी आप जरूर भेज देना, ठीक है ना। किस पोर्ट पर शुरू किया गया, किसी को पता है? कहाँ? गुड, कांडला पोर्ट। तो आप देखोगे गुजरात का जो कांडला पोर्ट है, वहां पर आप देखोगे कि ना इसको क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिवाइज करके जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या निकल के आएगा आपका? कांडला पोर्ट। ठीक है, तो कांडला पोर्ट सबको पता है। तो इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया हाइड्रोजन प्लांट पोर्ट सेक्टर में कहां पर शुरू किया गया है? कांडला पोर्ट में। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आसानी से यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर बीपीएससी बना करके डाल सकता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अच्छा, ये यहां पर मैंने दे दिया है, जो कमीशन बाय एट द कांडला, है ना, बाय द दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज था। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ना, और जुलाई के महीने में ये इसको लेकर के काफी न्यूज आया। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी एज पर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2004-25, यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में आप देखोगे किस शहर को जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन है यहां पर इंदौर, अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। बताइए, किसी को पता है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका इंदौर बहुत दिनों से रहता आया है, लेकिन याद रखिएगा इंदौर वगैरह को जो एक अलग से एक कैटेगरी बनाई गई है और वहां पर इंदौर को रखा गया। इस बार जो है ये किसको दिया गया है? अहमदाबाद को। याद रखना, अहमदाबाद को। आपको याद रखना है कि इस बार का जो पूरा का पूरा अवार्ड है ना, अहमदाबाद अहमदाबाद वॉज नेम्ड क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। सेकंड नंबर पर कौन है? भोपाल। और तीसरे नंबर पर कौन है? लखनऊ। मैंने क्या कहा कि एक सुपर स्वच्छ लीग बनाई गई है, और वहां पर आप देखोगे कि इंदौर को रखा गया। इंदौर को रखा गया क्या? क्योंकि बहुत लगातार कुछ सालों से इंदौर लगातार क्या है, इसमें नंबर 1 आ रहा था। तो इंदौर जैसी सिटीज के लिए आप देखोगे एक अलग से कैटेगरी बना दिया गया, जिसको बोला जा रहा है क्या? सुपर स्वच्छ लीग। और वहां पर आप देखोगे कि इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा को जो है रखा गया है। मतलब ऐसे सिटीज जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, जिनकी आबादी क्या है? 10 लाख से ज्यादा, उनके लिए अब एक अलग से कैटेगरी बना दी गई है। और वहां पर आप देखोगे नंबर 1 स्पॉट किसको दिया गया है? इंदौर को। सेकंड नंबर पर कौन है? सूरत। थर्ड नंबर पर कौन है? नवी मुंबई। और फोर्थ पर कौन है? विजयवाड़ा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है, तो याद रखिएगा यहां पर नंबर 1 पर कौन है? अहमदाबाद। सेकंड पर कौन है? भोपाल। और थर्ड पर कौन है? लखनऊ। इसके अलावा 3 लाख से लेकर के 10 लाख की जो आबादी वाले सिटीज हैं, उनमें अगर आपसे पूछ लेगा कि नंबर 1 नंबर 2 कौन है, तो याद रखिएगा कि नोएडा, चंडीगढ़, मैसूर, उज्जैन, गांधीनगर, इनको जो है 3 लाख से लेकर के 10 लाख के पॉपुलेशन में क्या किया गया है? नंबर 1 2 3 का दर्जा दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो 1 पर आ गया नोएडा, ठीक है ना। सेकंड पर कौन है? चंडीगढ़। थर्ड में कौन है? मैसूर। तो सारे जो कैटेगरी वाइज है उसको ध्यान में रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च अ जीनोम सीक्वेंसी प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल्स, यानी कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आदिवासियों के लिए जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन आपके क्या है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केरला। तो क्या है इसका आंसर? गुजरात। वेरी गुड। तो आप देखोगे कि आपने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा आपका? गुजरात। ठीक है, तो गुजरात वो पहला स्टेट है जो जीनोम सीक्वेंसिंग करेगा, जो भी ट्राइबल्स उसके स्टेट में रहते हैं उनकी, है ना।
ताकि उनके जो पूरा का पूरा जो ब्रीड है उसका पता लगाया जा सके, कहां से उनकी शुरुआत हुई है। तो काफी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस हैं। बीपीएससी छोटे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कर लेता है। तो याद रखिएगा कि अब ये फर्स्ट और सेकेंड वाला जब भी कोई चीज न्यूज दिखे तो उसको ध्यान से क्या कर लेना है, रिवाइज। तो गुजरात फर्स्ट स्टेट बना है, बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अ जीनेम सीक्वेंसी प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। इसी तरीके से लास्ट के दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या कहा जा रहा है कि द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमिटी, यानी कि राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की जो अस्थाई समिति होती है ना, रिसेंटली अप्रूव्ड द डाइवर्जन ऑफ 310 हेक्टेयर, यानी कि 310 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम विच टाइगर रिजर्व फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे इन अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की जो स्थायी समिति है उसने जो है अरुणाचल प्रदेश के किस बाघ अभ्यारण्य से 310 हेक्टेयर जो भूमि वन भूमि है उसका हस्तांतरण करने का जो है फैसला लिया है। ठीक है ना, क्या होना चाहिए इसका आंसर, है ना, नामदाफा टाइगर रिजर्व है ना, कमलांग टाइगर रिजर्व है, दंपा टाइगर रिजर्व है, और एक है पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, नामदाफा, बिल्कुल। तो नामदाफा टाइगर रिजर्व उसका जो है 310 हेक्टेयर का जो भूमि है वो जो है फैसला किया गया है, क्यों दिया जाएगा, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे बनाने के लिए। मतलब अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे मतलब क्या, कि बॉर्डर एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, कुछ काम करना है, जहां पर जो सेना वेना जो है आसानी से अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो क्या कर सके, लगा सके। और इसके लिए आप देखोगे नामदाफा टाइगर रिजर्व, एक तो चीज ये भी ध्यान रखना नामदाफा कहां पर है, और नामदाफा टाइगर रिजर्व के 310 हेक्टेयर भूमि को यहां पर देने की बात चल रही है। तो ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट था जुलाई के महीने में, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नामदाफा टाइगर रिजर्व। ओके, तो रिवीजन चल रहा है और आप 10 दिनों में रिवीजन कर सकते हैं, तो ध्यान पूर्वक इन सारे क्वेश्चंस को बनाने का, है ना, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा वही इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, क्या है, लेरमा रोजो 64A, सोनोरा 63 और मेयो 64, ये किससे संबंधित है ना, यानी कि एस्ट्रॉइड्स। दूसरा क्या है, एन अल्टरनेटिव टू द कूलेंट यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। और सी क्या है, ड्राई विंड इन नॉर्थ अमेरिका। और डी क्या है, व्हीट वेराइटी, गेहूं की किस्में। तो क्या होना चाहिए, एस्ट्रॉइड, बिल्कुल गलत। ये सीधे सीधे क्या है, व्हीट वेराइटीज हैं। क्या है, व्हीट वेराइटीज। आज से 60 साल पहले जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तब इन्हीं बीजों को ला करके क्या किया गया था, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया था। ये बीज के नाम है, व्हीट के बीज के नाम है, जिनका उपयोग नॉर्मल जो हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने के लिए किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हीट वेराइटीज, व्हीट वेराइटीज। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्हीट वेराइटीज। तो इसी तरीके से 10-15 क्वेश्चन हम लोग बीच बीच में करंट अफेयर से करते रहेंगे, ताकि आपके ये 10 क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग टॉपिक से हैं, यानी कि आपका 10 टॉपिक यहाँ पर कवर हो रहा है। आप भी घर जाकर के क्या करेंगे, इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो उसको जाकर के देखिएगा, ताकि आपका रिवीजन जो है तेजी से होता रहे। ठीक है ना, तो कल भी हम लोग इसी को जारी रखेंगे, ताकि आपका जो नेशनल न्यूज है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको हम लोग क्या कर सके, कवर कर सके। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।